हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th ऑफ मई की करंट अफेयर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स, एकदम मज़ा आने वाला है। अगर मज़ा ना आया ना तो मेरा नाम बदल देना, पर प्लीज़ कुछ अच्छा सा रखना, है ना। सो स्टार्ट करेंगे हम 10th ऑफ मई की करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में कुछ ट्रिक्स भी हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लास्ट में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी जिससे आसानी से आप नोट्स बना सकें। अदरवाइज आप आज की क्लास का पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, तो वेबसाइट से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। आज दो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी कुछ रिवीजन क्वेश्चन वीडियो के एंड में मिलेंगे और एंड में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कहाँ पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। और सेशन अगर पसंद आता है तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं 10th ऑफ मई के करंट अफेयर। सबसे पहले हम कुछ पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पर्सन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे पुलित्जर प्राइज़ के बारे में। ये प्राइज़ क्या होता है, कब से शुरुआत की, क्यों दिया जाता है, वो हम देखेंगे। तो पुलित्जर प्राइज़ जर्नलिज्म के फील्ड में इसकी शुरुआत की गई थी, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये प्राइज़ दिया जाना था। लेकिन आगे जाके इसका जो एरिया है, क्राइटेरिया है, वो एक्सपांड किया गया। फिर ड्रामा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मैगजीन, दूसरे सेक्टर्स में भी ये पुलित्जर प्राइज़ दिया जाने लगा। तो आज लगभग 22 कैटेगरीज में पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। अब पुलित्जर प्राइज़ रिसेंटली 2023 के अनाउंस कर दिए गए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम आपको याद रखना है। जैसे कि दो बुक्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। पहली जो बुक है वो किसकी है? ये बुक है बारबरा किंग्सलोवर की। कौन है ये? बारबरा किंग्सलोवर की एक बुक है जिसका नाम है डेमन कॉपरहेड। इनकी इस नोवेल को, एक अमेरिकन नोवेलिस्ट है, इसे फ्रिक्शन कैटेगरी में जो है पुलित्जर प्राइज़ 2023 दिया गया है। और दूसरी बुक जो है वो अर्जेंटीना के राइटर की है जिनका नाम क्या है? हर्नाज डियाज, ठीक है। और इस बुक इन्होंने लिखा है ट्रस्ट, जिसके लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। तो आपको केवल दो बुक और दो ऑथर के नाम यहाँ पर याद रखने, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरी हैं, इतने सारे अवार्ड हैं, नहीं याद करने हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे बारबरा किंग्सलोवर, अमेरिकन नॉवेलिस्ट, एंड द हर्नाज डियाज, अर्जेंटीना राइटर, वर अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज 2023 in the fiction category. Barbara Kingsolver was awarded for her novel Damon Copperhead and the Hernandez Diaz won for his novel Trust. क्लियर? खत्म। आगे बात करते हैं पुलित्जर प्राइज के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। 1917 में पहली बार पुलित्जर प्राइज दिए गए थे, ठीक है। किसके सम्मान में? तो एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे जोसेफ पुलित्जर, उनके सम्मान में ये अवार्ड दिए जाते हैं और उनकी ही जो मनी थी वो ही यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पे $15,000 यूएसए डॉलर जो है कैश अवार्ड दिया जाता है। और वो पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी में जो अवार्ड दिए जाते हैं उनमें गोल्ड मेडल दिया जाता है। 22 अलग अलग कैटेगरी में आज के समय में पुलित्जर अवार्ड दिए जाते हैं और देने का काम कोलंबिया यूनिवर्सिटी करती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन अवार्ड को देती है। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत पे। तो गोविंद बिहारी लाल फर्स्ट इंडियन है जिन्हें जर्नलिज्म की फील्ड में 1937 में पुलित्जर प्राइज दिया गया था, ठीक है। एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ गदर पार्टी इन अमेरिका ऑल्सो। तो गोविंद बिहारी लाल का नाम याद रखना है, ये पहले इंडियन है। 1837 में पुलित्जर प्राइज दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है, हालांकि पहले भी डिस्कशन हो चुका है, कुछ नया नहीं है। हम फटाक से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। एशियन वेट लिफ्टर चैंपियनशिप, तो यहाँ पे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 रिसेंटली फिनिश हुई है, ठीक है। कहाँ पर? साउथ कोरिया में, जिसमें भारत का जो स्क्वाड था, भारत के स्क्वाड में चार मेल और 2 फीमेल प्लेयर शामिल थे। ये लोग गए हुए थे साउथ कोरिया और भारत के स्क्वाड ने जो है वो 3 यहाँ पर मेडल जीते और तीनों के तीनों जो मेडल हैं वो कैसे मेडल हैं? सिल्वर मेडल है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी तो आप बता देना जिंजू, साउथ कोरिया में हुई थी, ठीक है। भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 मेडल तो सीधे सीधे विद्या रानी देवी ले गई है। विद्या रानी देवी ने 55 केजी कैटेगरी में मेडल जीता है और जेरेमी ने 67 केजी कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल जीता है। तो ये नाम हमने पहले भी बता दिए थे, अब फाइनल हमने मेडल टैली भी डिस्कस कर ली। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो न्यूज़ में है और उनका नाम है समरेश मजूमदार। समरेश मजूमदार जी एक बंगाली राइटर थे और इनका निधन हो गया है। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। इनकी जो फेमस बुक्स हैं, क्योंकि राइटर थे, बंगाली राइटर थे, तो कई सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखा है और इनकी जो
फेमस बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है काल बेला। काल बेला के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया था। इसमें इन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बताया था। काल बेला, काल पुरुष एंड उत्तराधिकार, ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में। तो अगर पूछा जाए कि समरेश मजूमदार जिनका रिसेंटली निधन हो गया है वो किस फील्ड से थे, तो आंसर हो जाना चाहिए राइटर थे। या पूछ लिया जाए काल बेला काल पुरुष किसकी रचना है, तो भी आपका आंसर यही होगा। डन, आगे बात करते हैं। चलिए अब इन स्कीम्स को ज़रा पढ़ लो अच्छे से। क्या क्या लिखा है? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से। ये तीनों की तीनों स्कीम के 8 साल पूरे हो गए हैं, इनकी शुरुआत हुए। 8 ईयर की एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट हो रही है। 8 साल हो चुके हैं इन तीनों गवर्नमेंट स्कीम को शुरू हुए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनकी शुरुआत कब से की गई थी? वो डेट लिख देगा। डेट लिख देगा कि चलो आपको 8 साल तो पता है, तो आप 8 साल कैलकुलेट कर लोगे कि 2023 चल रहा है, 2023 से 8 साल पीछे चले जाओ। तो ऐसे बहुत सारे महारथी होंगे जो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर तो टंच है, ऐसे कैसे जाने देगा? वो लिख देगा। ठीक है, कैसे लिख देगा? वो पूछ लेगा आपसे 12 मई 2015 लिख देगा वो 10 में, आपको 9 मई लिख देगा, 8 मई लिख देगा, तो आप फंस जाओगे। इतने में आपका खेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको डेट भी याद रखनी है इन स्कीम्स की। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा ही चल रहा है मार्केट में। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों स्कीम को शुरू हुए 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन तीनों स्कीम की शुरुआत जो है वो 9 मई को 2015 में की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 9 मई 2015, ये डेट रट लो। आगे बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इस स्कीम के अंतर्गत 1 साल का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। फिर हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो ये इंश्योरेंस उसे कवर करता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये एक्सीडेंशियल कवरेज देता है, इसको भी हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। और अटल पेंशन योजना बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि जो इंडियंस हैं, पुअर हैं या जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उन लोगों के लिए बेसिकली अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वैन डीजल 4 व्हीलर इन सिटीज विथ 10 लाख पॉपुलेशन, तो यहाँ पे देखिए एक पैनल बनाया गया था। ठीक है, तो ऑयल मिनिस्ट्री के द्वारा ये पैनल तैयार किया गया। तो उन्होंने रिसेंटली कहा है कि हम क्या करेंगे, 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है उन सिटीज़ में जो 4 व्हीलर चल रही हैं वो डीजल फ्री होंगी। मतलब डीजल वाली 4 व्हीलर जो होंगी ना, 4 व्हीलर्स को क्या करेंगे, बैन कर देंगे। वो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खरीदना पड़ेगा। कौन सी सिटीज़ में? जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर की है। ऐसा कौन कहता है? ऑयल मिनिस्ट्री कहती है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई ऑयल मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो कमीशन या कमेटी बनाई गई थी उसको हेड कौन कर रहे थे? फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर उसे हेड कर रहे थे। और यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने बताया है कि 2027 तक, मतलब 2027 तक, तो ऐसी सारी सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसे 4 व्हीलर्स जिनमें डीजल का यूज़ किया जाता है उनको बैन कर दिया जाएगा और इन्हें स्विच किया जाएगा इलेक्ट्रिक एंड गैस फ्यूल्ड व्हीकल में। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों? हमारे पुरानी जो गाड़ी है क्या वो ख़राब हो जाएगी? हाँ बेटा, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है कि हम 2070 तक हमारा नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो करना चाहते हैं। तो नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो कब करोगे? जब आप डीजल पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट करोगे, सीएनजी से चलाओगे या इलेक्ट्रिकल व्हीकल करोगे, तभी तो आप धीरे धीरे करके अपने टारगेट पे पहुंचोगे। इसलिए यहाँ पे ऑयल मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट में बताया गया है, इंडिया शुड बैन द यूज़ ऑफ डीजल पावर 4 व्हीलर इन सिटीज़ with over 10 lakh population by 2027 and switch to the electric and the gas fueled vehicle। ठीक है, इसके अलावा कहा है it is also suggested phasing out motorcycle, scooter and the 3 wheelers with internal combustion engine by 2035। और क्या कहा है कि अर्बन एरियाज में कोई मतलब डीजल जो बसेस चलती है ना वो बैन कर दी जाएंगी आने वाले 10 सालों में। मतलब जो अर्बन एरियाज है, जो सिटी एरियाज है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल या ईवी वाली जो ग्रीन बसेस होती हैं उनको चलाएंगे। डीजल बसेस को यहाँ पे बंद करने की बात कही गई है। ठीक है, अगर बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th बिगेस्ट इमीटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन के बाद। ओके, चलो अब यहाँ पे और क्या बातें कर दी इन लोगों ने? इन लोगों ने ये भी कहा कि
2024 से ऑल न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर सिटी डिलीवरी व्हीकल टू बी ओनली इलेक्ट्रिक। यहाँ पे 2024 से जो रजिस्ट्रेशन होंगे व्हीकल के वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेटअप नेचुरल गैस स्टोरेज के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। ब्लेंड एलपीजी, यहाँ पे बायोगैस और हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा। इन 15 ईयर द शेयर ऑफ रेलवे शुड राइज टू 50%। अभी हमारा जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कार्गो वगैरह जाता है तो जनरली आपको रास्ते में कितने ट्रक दिखते हैं ना। हमारा जो मटेरियल्स होता है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ट्रक वगैरह मतलब रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना है। अभी 23% है, इसको 50% करना है आने वाले 15 सालों में। नो डीजल सिटी बसेस इन अर्बन एरियाज, जैसा कि मैंने कहा। बाय 2035 शेयर ऑफ ग्रिड पावर इन इंडियाज एनर्जी यूज मस्ट राइज टू 40% फ्रॉम द करेंट 18%। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इस कमेटी ने कही है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हिंदी वर्जन ऑफ उत्तराखंड डीजीपी बुक साइबर इनकाउंटर रिलीज। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड के डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका ही हिंदी वर्जन रिसेंटली लॉन्च किया गया है और ये लॉन्चिंग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। साइबर क्राइम, साइबर इनकाउंटर। तो आप देखेंगे इस बुक को लिखा है अशोक कुमार ने। अशोक कुमार जो कि डीजीपी हैं, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। इसके अलावा अशोक कुमार जी के साथ फॉर्मर डीआरडीओ साइंटिस्ट ओपी मोंचा और अशोक कुमार जी के द्वारा लिखी गई बुक थी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी वर्जन लॉन्च किया गया है, साइबर एनकाउंटर। इस पे बेसिकली यूथ को इंस्पायर करना है किस तरीके से साइबर क्राइम से आपको अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो भी कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, किस तरीके से साइबर अटैक होता है और किस तरीके से उन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। जो एक्चुअल रियल लाइफ इनका एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लाने वाला पहला राज्य बन गया है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 3 लखनऊ के स्कूल में। और जितनी भी यहाँ पे लगभग 1765 म्यूनसिपल स्कूल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उन सबको यहाँ पे धीरे धीरे कवर किया जाएगा। अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है उनके फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा वो 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो सभी ने सुना होगा, है ना। तो ऑल इंडिया रेडियो को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम प्रसारित करोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, वो आकाशवाणी के नाम से करोगे। द सेंटर ऑर्डर द पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रीवियसली नोन एज द ऑल इंडिया रेडियो वी एक्सक्लूसिवली रिफर टू आकाशवाणी इन ऑल ब्रॉडकास्टर एंड प्रोग्राम्स। जितने भी मतलब ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आकाशवाणी के नाम से पब्लिश किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो एक रेडियो वर्टिकल है प्रसार भारती का, जिसका मोटो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ब्रॉडकास्ट, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ये अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग डायलेक्ट्स में जो है ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। लगभग 23 लैंग्वेजेस और 179 डायलेक्ट्स में जो है ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो कि हमारे 92% हमारे कंट्री के एरिया को कवर करने का काम ऑल इंडिया रेडियो करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एक टेम्पल के बारे में, हाईएस्ट शिवा टेम्पल। ठीक है, तुंगनाथ। अब इसके ऊपर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करने से पहले हर हर शंभू। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तुंगनाथ टेम्पल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि जो हाईएस्ट शिव टेम्पल है जिसका नाम है तुंगनाथ टेम्पल, इसको हम, जो कि एक एंशिएंट टेम्पल है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंट के मॉन्यूमेंट में हम कंसिडर करेंगे। नोटिफाई कर दिया है इन्होंने। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द एंशिएंट टेम्पल ऑफ तुंगनाथ एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। तो तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पर है? तुंगनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। ठीक है, ये हाईएस्ट शिव टेम्पल है वर्ल्ड का, जो कि 3680 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है। ठीक है, और बताया जाता है कि लगभग 1000 साल से पुराना एक बहुत ही एंशियंट टेम्पल है, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में तैयार किया गया है। ठीक है, और ये पंच केदार का हिस्सा है। अब ये पंच केदार का क्या है? पंच केदार, पंच का मतलब होता है 5, तो 5 लॉर्ड शिवा के जो टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है, उसका ही हिस्सा आपका तुंगनाथ टेम्पल है। तो वो 5 टेम्पल कौन कौन से? एक तो तुंगनाथ टेम्पल है, आपको समझ में आ गया, केदारनाथ टेम्पल,
फिर आपका केदारनाथ टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल, फिर मध्य महेश्वर टेम्पल एंड द कल्पेश्वर टेम्पल। तो इनको हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। तो तुंगनाथ टेम्पल को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि इसको एंशिएंट टेम्पल है ये, और इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एससीओ के बारे में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई मतलब आपका ये एससीओ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि प्रेसिडेंसी तो भारत के पास है। अब एससीओ जो होता है ना, इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं। एक तो मेंबर स्टेट जो कि परमानेंट मेंबर है ना, परमानेंट मेंबर है, जैसे कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये तो हो गए बेचारे परमानेंट मेंबर, और इंडिया ने तो 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल जो वेबसाइट है वहाँ से डेटा को उठाया गया है, तो कोई भी बच्चा बिल्कुल हल्ला नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में अबाउट द मैप। मैं भी इंडियंस हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं, आप भी भारतीय हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके किसी भी, चाहे वो यूएन की वेबसाइट खोलो या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोलो, कुछ इस तरीके से ही भारत का मैप उसमें दिखाई देता है। हम भारतीय हैं, हमारी अपनी अलग भावनाएं होती हैं, तो हम अपना मैप अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनल पे आपको ऐसा ही मिलेगा, इसलिए वही मैप मैंने यहाँ पे लिया है। तो कोई भी बच्चा अबाउट द मैप कमेंट नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे ये तो परमानेंट मेंबर होगा एससीओ के। अब एससीओ में कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी होती है, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। यहाँ एससीओ में जो है वो डायलॉग पार्टनर भी होते हैं। डायलॉग पार्टनर जो है, आपको अगर मार्च की न्यूज़ याद होगी, मार्च 2023 में यहाँ पे जो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया हैं ये डायलॉग पार्टनर बने थे। इसके अलावा अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, ये सभी डायलॉग पार्टनर हैं। अब यहाँ पे 3 नए मेंबर जुड़ गए हैं डायलॉग पार्टनर में। 3 नए मेंबर यहाँ पे डायलॉग पार्टनर में जुड़ गए हैं, आइए उनको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एससीओ की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, और इसकी जो थीम है वो याद रखना है, सिक्योर। वो लिख देगा एससीओ की थीम क्या है। यहाँ पे जो मीटिंग भारत में हो रही है तो थीम तो हो जाएगी सिक्योर। अब मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं पूछूंगी यहाँ पर कि मुझे बताओ इसमें यू का क्या मतलब है, सिक्योर में यू का क्या मतलब है, बस मैटर क्लोज हो जाएगा। तो यू का मतलब हो जाएगा यूनिटी से। ठीक है, तो एस का मतलब देखेंगे, एस का मतलब है सिक्योरिटी। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी। ई का मतलब है आपका इकोनॉमी से, ई का मतलब है आपका इकोनॉमी, और जो लास्ट वाला ई है ना, इसका मतलब है एनवायरमेंट। सी का मतलब है कनेक्टिविटी, यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिटी। आर का मतलब हो जाएगा रिस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरनमेंट। ये सिक्योर का फुल फॉर्म है, जो कि थीम है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा 3 नए डायलॉग पार्टनर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। कुवैत, सॉरी 3 नहीं है, 4 हैं, आई एम सॉरी। कुवैत, यूएई, म्यांमार एंड मालदीव्स। कुवैत, यूएई, म्यांमार एंड मालदीव, 4 यहाँ पे नए डायलॉग पार्टनर एससीओ में ऐड किए गए हैं। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में यूरेशिया का जो रीजन है वहाँ पर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसके लिए चार्टर साइन किया गया था 2002 में, और इफेक्ट में आया था 2003 में। ठीक है, एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है और रशियन है। एससीओ 2001 में बना था, तब कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान थे, मेंबर ऑफ 5 थे। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था, और ईरान ने तो अभी अभी नया नवेला मेंबर है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं 42nd आशियान समिट के बारे में। तो 42nd नंबर का आशियान समिट शुरू हो चुका है, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आशियान समिट की शुरुआत हो गई है। अब 4 कंट्री यहाँ पे लिख देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा आशियान मेंबर नहीं है। तो आपको यहाँ पे आशियान जो देश है ना, उसमें 10 मेंबर्स हैं, तो इन 10 मेंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देती हूँ। ठीक है, तो आइए पहले न्यूज़ देख लेते थे। 42nd आशियान समिट बिगिन इन इंडोनेशिया। आशियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज है उनका एक ग्रुप आपका आशियान कहलाता है। आशियान का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था, और इस पर्टिकुलर रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2023 की थीम देख लेंगे हम, आशियान अफेयर्स इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ यहाँ पर इसका थीम है। अब आशियान मेंबर आप देख पा रहे होंगे, फिलीपींस है, लाओस, वियतनाम, बुर्नोई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। अब याद कैसे करेंगे, तो आईपीएल तो सभी को पता है ना। आईपीएल, आईपीएल मतलब क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। अब हम इंडियन नहीं है, हम कौन है, भारतीय हैं, तो हम इसको कर देंगे बीपीएल। हम क्या कर देंगे इसको, बीपीएल। और बीपीएल किस में आएगा, टीवी पे आएगा ना। बीपीएल किस पे आएगा, टीवी पे आएगा। तो देखिएगा बीपीएल टीवी मिमिक्स।
ये इसकी थीम है। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे। बी से बुर्नोई हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, लाओस हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड सिंगापुर। आप इसको बस रट लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए, तो आसियान देशों के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन जब होंगे ऑप्शन में तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिवर सिटीज अलायंस। पहला क्वेश्चन बनेगा कि रिवर सिटी अलायंस की शुरुआत कब की गई थी या किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। ये 2 क्वेश्चन बड़े ही फेमस हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिवर सिटी अलायंस की शुरुआत 2021 में की गई थी। जब 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी ना रिवर सिटी अलायंस, तब उसमें केवल 30 कंट्रीज थी, 30 सिटीज़ थी, 30 सिटीज़ थी जो कि नदियों के किनारे आती हैं, ठीक है। लेकिन आज इनकी संख्या 100 प्लस हो गई है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार को आयोजन किया गया। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि रिवर सिटी अलायंस का ग्लोबल सेमिनार किसने होस्ट किया, तो आंसर हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। रिवर सिटी अलायंस की शुरुआत 2021 में हुई थी। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन सब ने मिलकर इस रिवर सिटी अलायंस को कंडक्ट कराया, इसका सेमिनार को कंडक्ट कराया। उद्देश्य क्या है, एम क्या है, मैनेजिंग अर्बन रिवर्स। जो शहरी क्षेत्रों में नदियां हैं तो नदियों में बहुत ज़्यादा डंपिंग की जाती है ना, नदियों का पानी सूख रहा है, गंदा पानी हो रहा है, तो यहाँ पे अर्बन एरियाज की जो रिवर है उनको बेसिकली यहाँ पे मैनेज करना है। विजन टू बी कनेक्ट रिवर सिटी एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट। जब इसकी शुरुआत 2021 नवंबर में हुई थी तब केवल 30 मेंबर थे, लेकिन अब इस अलायंस में लगभग 109 रिवर कंट्रीज हैं इंडिया की, और एक इंटरनेशनल मेंबर भी है। वो कौन है, डेनमार्क है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो ये लोग सभी लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कस आइडियाज़, व्यू को एक्सचेंज करते हैं कि कैसे अर्बन सिटीज़ को मैनेज किया जाए। यहाँ पर जो रिवर सिटी अलायंस है इसमें गंगा रिवर बेसिन और नॉन गंगा रिवर बेसिन की रिवर शामिल है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने 1.73 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया है, लगाया है एचएसबीसी बैंक में। क्यों, रॉन्ग क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए। नेक्स्ट, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने टैलेंट स्काउट प्रोग्राम फॉर वीमेन को लॉन्च किया है। मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा रिसेंटली मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ये हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी, ठीक है। अब ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल वुमेन सिंगल में किसने जीता, तो आरियाना सबलेंका ने जीता जो कि बेलारूस से हैं। और मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया से हैं। वहीं मलेशिया ओपन का टाइटल मेंस में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क, और वुमेन सिंगल में अकाने यामागुची जापान। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। यहाँ पे हमारी हेडलाइंस है, जैसे कि मैंने पुलित्जर प्राइज़ के बारे में आपको बताया। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। यहाँ पे समरेश मजूमदार जो कि एक बंगाली राइटर थे, उनका निधन हो गया है। यहाँ पे 3 गवर्नमेंट की स्कीम है जिनके 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। फिर यहाँ पे जो ऑयल मिनिस्टर का एक रिपोर्ट आया उसमें बताया है कि जो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज़ हैं वहाँ पर 4 व्हीलर जो कि डीजल से चलती हैं उनको बैन कर दिया जाएगा 2027 तक। साइबर इनकाउंटर का हिंदी वर्जन रिसेंटली लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च कर रहा है बच्चों के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का अब नाम, मतलब जो भी ब्रॉडकास्टिंग होगी वो आकाशवाणी के नाम से होगी। इसके अलावा तुंगनाथ टेम्पल जो कि हाईएस्ट शिव टेम्पल है उसको गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर देखेंगे एससीओ के, तो कुवैत, यूएई, म्यांमार और मालदीव बन गए हैं। 42 नंबर की आसियान समिट शुरू हो गई इंडोनेशिया में, ठीक है। रिवर सिटी अलायंस की जो कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया गया सेमिनार का नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। इसके अलावा फिच ने भारत की जीडीपी बताई है 6% रहेगी 2023-24 के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द फिच रेटिंग 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, 6% रहेगी। तो ये हमारी हेडलाइंस है। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। सो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जापान और भारत के बीच में एमओयू साइन किया गया है कि जो हमारी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, मतलब जो हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी उसके लिए कितने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो 1000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लव इन 90s, ठीक है। ये पहली फिल्म है जो कि
टैगिंग लैंग्वेज में तैयार हुई है, जिसको किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। तो किस राज्य से बिलोंग करती है ये लैंग्वेज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द सेटिंग अप स्टेट फर्स्ट फार्मा पार्क। तो पहला फार्मा पार्क ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? तो सितवे पोर्ट मैंने बताया था, कलादान प्रोजेक्ट भी आपको बताया था, म्यांमार इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीवीवी फ्री पेमेंट इन इंडिया शुरू किया है किसके द्वारा? किसने अलाउ किया है ये? तो आंसर हो जाएगा वीज़ा ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, who has been appointed as the domestic policy advisor in US प्रेसिडेंट जो बिडेन टीम। तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर में कौन शामिल हुई है? तो नीरा टंडन हुई है। कौन हुई है? नीरा टंडन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन सिंगल टाइटल मैड्रिड ओपन में किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन में कार्लोस अल्कराज ने ये टाइटल जीता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा कौन सी शिप है जिसको डीकमीशन कर दिया गया है आफ्टर द 36 ईयर ऑफ सर्विसेज? तो आंसर हो जाएगा आईएनएस मगर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोची में इसको डीकमीशन किया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो इसको मैच कर देना फटाफट। यहाँ पे एक तरफ डेट लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ डेट्स और डे लिखे हुए हैं कि कौन सा दिन मतलब डे हमने सेलिब्रेट किया। इसको थोड़ा मैच करके आप ऑप्शन से मिला के मुझे आंसर कमेंट में बता देना, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ में, ठीक है। सो हम देख लेंगे वहाँ पे आपका आंसर और रिप्लाई भी आपको वहीं पे कर देंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो मिलते हैं 7 AM अपने नए करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कर लेंगे, वहाँ पे हम टू द पॉइंट सीरीज़ को रन कर रहे हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।